नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी की अगली महीने थाईलैंड और श्रीलंका की यात्रा। म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप से तबाही, पीएम मोदी ने जताई चिंता। नेपाल में राजशाही बहाली को लेकर भारत पर आरोप। राणा सांगा विवाद, राज्यसभा में हंगामा, कांग्रेस बीजेपी में तकरार। और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी 3 अप्रैल से 6 अप्रैल तक थाईलैंड और श्रीलंका की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। थाईलैंड के प्रधानमंत्री शिनावात्रा के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी 4 अप्रैल 2025 को आयोजित होने वाले छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके लिए पीएम 3 से 4 अप्रैल तक बैंकॉक का दौरा करेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि ये प्रधानमंत्री की थाईलैंड की तीसरी यात्रा होगी। इसके बाद पीएम मोदी कोलंबो रवाना होंगे। प्रधानमंत्री श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायक के निमंत्रण पर 4 से 6 अप्रैल 2025 तक वे श्रीलंका की राजकीय यात्रा करेंगे। पीएम मोदी वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों और राजनीतिक नेताओं से मिलेंगे और भारतीय वित्तीय सहायता वाली विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए अनुराधापुरा का दौरा करेंगे। आज म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप ने जबरदस्त तबाही मचाई। भूकंप की तीव्रता 7.7 मापी गई। भूकंप की वजह से दोनों देशों में जबरदस्त नुकसान पहुंचने की आशंका है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें देखा जा सकता है कि कई बहुमंजिला इमारत जमींदोज हो गई हैं। वहीं कई लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। इसके अलावा सैकड़ों लोग लापता बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूकंप की वजह से दोनों देशों के हुए जानमाल के नुकसान पर चिंता जताई है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के बाद की स्थिति से चिंतित हूं। सभी की सुरक्षा और भलाई के लिए प्रार्थना करता हूं। भारत हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। इस संबंध में हमने अपने अधिकारियों को तैयार रहने को कह दिया है। साथ ही विदेश मंत्रालय से म्यांमार और थाईलैंड की सरकारों के साथ संपर्क में रहने को भी कहा गया है। नेपाल में राजशाही बहाली को लेकर चल रहे आंदोलनों में एक नया मोड़ सामने आया है। नेपाल की सिविल सोसाइटी ने इसका ठीकरा अब भारत पर फोड़ दिया है। कहा है कि नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र को भारत के रूढ़िवादी और कट्टर तत्वों का सपोर्ट हासिल था। नेपाल की प्रमुख पार्टी नेपाली कांग्रेस ने भी कहा है कि ज्ञानेंद्र शाह संवैधानिक सम्राट बनने के लिए उपयुक्त नहीं है। नेपाल में पिछले कुछ समय से राजशाही वापसी और हिंदू राष्ट्र के दर्जे की बहाली के आंदोलन चल रहे हैं, जिसे जनता का समर्थन भी मिल रहा है। राज्यसभा में राणा सांगा विवाद पर जबरदस्त हंगामा हुआ। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के बयान पर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि बीजेपी को इतिहास की सही जानकारी नहीं है। हम राणा सांगा का सम्मान करते हैं, लेकिन सांसद की सुरक्षा बड़ा मसला है। वहीं किरण रिजिजू ने कहा कि हम हिंसा का समर्थन नहीं करते, लेकिन राणा सांगा का मुद्दा जाति धर्म का विषय नहीं है। कांग्रेस एमपी प्रमोद तिवारी ने राणा सांगा को हीरो बताया। आपको बता दें कि रामजी लाल ने राणा सांगा को गद्दार बताया था और कहा था कि राणा सांगा के निमंत्रण पर ही बाबर हिंदुस्तान आया था। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि सांसद की सुरक्षा का ख्याल भी जरूरी है। इतिहास पर टिप्पणी करना गलत है। दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट को दिए अपडेट में बताया है कि अरविंद केजरीवाल और इसमें शामिल अन्य व्यक्तियों के खिलाफ औपचारिक शिकायत के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है। दिल्ली की अदालत ने 11 मार्च को पुलिस को अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाने के लिए कथित तौर पर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने अपने फैसले में कहा कि इस अदालत की राय है कि सीआरपीसी की धारा 156 के तहत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य हैं। यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए आवाज समाचार के साथ।
बात करते हैं महाराष्ट्र के अकोला की। महाराष्ट्र में अकोला में भी वक्फ सुधार विधेयक के विरोध में अकोला में रहने वाले मुस्लिम समाज ने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जताते हुए बाजू पर काली पट्टी बांधकर जुमे की नमाज अदा की। वहीं अमरावती में राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने अपना बयान देते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड ने जो मंदिरों और किसानों की जमीनों पर अतिक्रमण किया है उसे मुक्त करने के लिए सरकार जल्द ही निर्णय लेगी। बता दें कि वक्फ सुधार विधेयक 2025 के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान पर शुक्रवार के दिन देश भर में और महाराष्ट्र के अकोला में भी मुस्लिम समाज ने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जताया। इस मौके पर नमाज अदा करने के लिए शहर की प्रमुख मस्जिदों खासकर कच्ची मस्जिद में बड़ी संख्या में नमाजी बाजू पर काली पट्टी बांधकर शामिल हुए। विरोध जताने वाले लोगों के मुताबिक ये विधेयक मुस्लिम समाज की धार्मिक और सामाजिक संपत्तियों को छीनने का षड्यंत्र है। इसमें मस्जिदें, ईदगाह, मदरसे, दरगाह, खानकाह, कब्रिस्तान और अन्य धर्मार्थ संस्थानों पर सरकारी कब्जे का खतरा है। आंदोलन करने वाले ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि ये विधेयक मुस्लिम समाज के धार्मिक अधिकारों को कमजोर कर सकता है। वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए हमें लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठानी होगी। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की है कि इस विधेयक को तत्काल वापस लिया जाए। जो वक्फ की जायदादें हैं वो सही ना हो या उसमें खुर्द-बुर्द हो या उसमें कोई कमी ज़्यादती की जाए या उन्हें हड़प लिया जाए, हमें ये ख़तरा है। इसके लिए पूरे देश की जो हमारी मिली तंजीमें हैं, ख़ास तौर से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लामी हिंद और इस तरह की जितनी भी तंजीमें हैं, उन सब ने ये फ़ैसला किया है कि हम इस अमेंडमेंट को बिल्कुल कबूल नहीं करेंगे। इसको हम रिजेक्ट करते हैं, इसके ख़िलाफ़ हम एहतजाज करेंगे। और उसी के लिए बाकायदा हमने QR कोड के ज़रिए से अपना एहतजाज भी दर्ज कराया था, फिर जंतर मंतर पर हमने एहतजाज भी किया और आज जो है वो पूरे देश में मुसलमानों ने ये काली पट्टी बांधकर ये एहतजाज, ये विरोध दर्ज कराया है कि हम इस अमेंडमेंट या इस तरमीमी बिल के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं, हमें ये किसी हाल में भी मंजूर नहीं है। इस बीच अमरावती में राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने वक्फ बोर्ड द्वारा किए गए कथित अतिक्रमण को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड द्वारा हिंदुओं के मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। सरकार जल्द ही ऐसी जमीनों को मुक्त कराने के लिए कड़ी कार्रवाई करेगी। केंद्रीय पातळीवर कायदा सुरूच आहे वक्फ बोर्डाबद्दल, वक्फच्या जमिनीबद्दल, पण महाराष्ट्रामध्ये वक्फ बोर्डाने ज्या सर्वसाधारण शेतकऱ्यांच्या, हिंदू मंदिरांच्या आणि वक्फच्या ज्या नियमाप्रमाणे सोडून ज्या जागा बळकावल्या असतील त्या जागा परत मिळवण्याकरता मी पूर्ण प्रयत्न करणार आहे, आमचं सरकार प्रयत्न करणार आहे आणि वक्फकडे नियमाच्या बाहेरच्या कुठल्याही जागा राहणार नाही। ज्या हिंदू देवतांच्या जागा आहेत, ज्या सर्वसाधारण शेतकऱ्यांच्या जागा आहेत, सर्वसाधारण व्यक्तींच्या जागा आहेत, नागरिकांच्या जागा आहेत, तो हिंदूच्या आहे, मुस्लिमाच्या आहे, त्या जागा त्यांना परत मिळायला पाहिजे। आणि वक्फ बोर्डाची जे ओरिजिनल मालकीची प्रॉपर्टी आहे त्याबद्दल माझं काही म्हणणं नाही, पण आमच्या ज्या मालकीच्या प्रॉपर्टी वक्फ बोर्डाने त्या ठिकाणी अतिक्रमण केले आहेत ते अतिक्रमण काढण्याकरता सरकार काम करणार आहे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज में एक बयान देकर राजनीतिक हलचल मचा दी है। उनके विवादित बयान को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को दुर्गंध पसंद है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने गाय के तबेलों को लेकर विवादित बयान दिया है, जिसे बीजेपी ने हिंदुत्व के अपमान का मुद्दा बना लिया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी को दुर्गंध पसंद है, इसलिए वो गौशालाएं बना रही है, जबकि समाजवादी पार्टी को सुगंध पसंद है, इसलिए उसने इत्र पार्क स्थापित किए। हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे। नहीं पकड़ रही है, कहा पैसा खा जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं,
इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। गौशाला से दुर्गंध वाले बयान पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव को स्टॉलर हाउस से खुशबू आती है। अखिलेश राज में बड़े पैमाने पर अवैध स्टॉलर हाउस चलते रहे थे। मुगलिया सोच अखिलेश पर इतनी हावी है, वो लगातार भारतीय सनातन संस्कृति और मूल्यों का अपमान कर रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में गौशालाओं और आवारा पशुओं को लेकर पहले से ही चर्चा होती रही है। बीजेपी सरकार ने प्रदेश भर में गौशालाएं बनवाई ताकि सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशुओं को उनमें रखा जा सके। इसी को लेकर अखिलेश यादव ने ये बयान दिया। अखिलेश यादव ने बयान देकर बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा थमा दिया है। नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से ईद उल फितर के मौके पर गरीब मुस्लिम परिवारों को सौगाते मोदी किट वितरित करने पर सियासी तनाव देखने को मिल रहा है। शिवसेना यूवीटी नेता और सांसद संजय राउत ने भी सौगाते मोदी को बीजेपी वालों का ढोंग बताया। राउत ने कहा कि मोदी जी के पिछले 3 साल के भाषण सुन ले। सभी भाषणों में उन्होंने मुसलमानों को नीचा दिखाने की कोशिश की है। अचानक उनको मुसलमानों पर प्रेम उमड़ आया है। ये सिर्फ दिखावा है, चुनावी राजनीति है। ये माफिया स्टाइल की राजनीति है। उद्धव ठाकरे जी ने कल कहा है ये सौगात सत्ता है। उसका मतलब ये है, आप देखिए, ये एक पाखंड है, ढोंग है। आपने इस देश के मुसलमानों के बारे में क्या क्या नहीं कहा चुनाव प्रचार में। मोदी जी को खुद को अपने भाषण को, अपने लोगों के भाषण को सुनना चाहिए। चाहे दिल्ली हो, चाहे झारखंड हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, आपके पास 2 भैंस है तो 1 भैंस खींच कर लेके जाएंगे लोग, आपकी जमीन खा लेंगे, आपका मंगलसूत्र खींच लेंगे। ये लोग घुसपैठ है। इस प्रकार से इस देश के नागरिकों को अपमानित किया गया धर्म के आधार पर। और आज आप क्या सौगात ये मोदी दे रहे हैं। मुझे डर लगता है ये कोई एक बड़ी चाल है। भिवंडी शहर की हुदा मस्जिद की ये तस्वीरें हैं, जहां नमाज पढ़ने आए नमाजियों ने अपने बाजू पर काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की। साथ ही शांतिपूर्ण तरीके से वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर अपना विरोध भी दर्ज किया। जानकारी के लिए बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश भर के मुसलमानों से ये अपील की थी कि देश भर के सभी मुसलमान समाज के लोग वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के विरोध में रमजान के आखिरी शुक्रवार अलविदा जुम्मे के दिन अपने बाजू पर काली पट्टी बांधकर संबंधित बिल के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध दर्ज कराएं और इस विरोध को सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया गया था। इस पोस्ट में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा था कि मुसलमानों से एक महत्वपूर्ण अपील, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ जुम्मा तुल विदा के मौके पर अपने बाजू पर काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करें। इस विरोध को शांतिपूर्वक कर सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाएं। इसी के चलते आज भिवंडी शहर के अलग अलग मस्जिदों में रमजान के आखिरी जुमे की नमाज अदा करने पहुंचे लाखों नमाजियों ने काली पट्टी बांधकर संबंधित बिल का बड़े पैमाने पर विरोध किया। महाराष्ट्र के सांगली जिले के शिराला तालुका के मंगले में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी है, जहां एक पति ने नशे में अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद पति ने अपनी पत्नी के शव को इलेक्ट्रिक पंप बॉक्स में भर दिया। हत्या की शिकार हुई महिला का नाम प्राजक्ता मंगेश कामले है, जिसकी उम्र 28 वर्ष है, और संदिग्ध आरोपी पति का नाम मंगेश चंद्रकांत कामले है। हत्या के बाद मंगेश कामले पुलिस के सामने पेश हुआ। मंगेश का भाई नीलेश और उसकी मां पिछले 15 वर्षों से कोल्हापुर में किराए पर रह रहे हैं। 4 दिन पहले मंगेश और उसकी पत्नी प्राजक्ता, 6 वर्षीय बेटा शिवम और 3 वर्षीय शिवन्या बेटी मुंबई से अपनी मां और भाई के पास रहने आए थे। पिछले 4 दिनों से साथ रह रहे मंगेश और प्राजक्ता कल सुबह एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपने भाई नीलेश और मां देववाड़ी के पास गए थे। नीलेश और प्राजक्ता के बीच बहस हुई। बहस बढ़ गई और मंगेश ने रस्सी से प्राजक्ता की गला घोंटकर हत्या कर दी। फिलहाल इस हत्या को लेकर सांगली जिले की शिराला पुलिस थाने में
टीम ने बारीकी से जांच शुरू कर दी है। मुंबई में पहली बार 8 बांग्लादेशी ट्रांसजेंडर के गिरफ्तार होने का मामला सामने आया है। गिरफ्तार आरोपियों ने पहचान छुपाने के लिए लिंग बदला था। पुलिस ने अवैध घुसपैठियों की तलाश के लिए विशेष टीमों का गठन किया। बता दें कि देश के अलग अलग हिस्सों में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। मुंबई पुलिस ने पहली बार 8 बांग्लादेशी ट्रांसजेंडर को गिरफ्तार किया है। मुंबई के शिवाजी नगर थाना पुलिस के अनुसार ये बांग्लादेशी पहचान और लिंग बदल कर रहते थे। पुलिस शहर में बांग्लादेशी नागरिकों को ढूंढ रही है, लेकिन पुलिस से बचने के लिए ये किन्नर बनकर रहते थे। ये सभी नागरिक मुंबई में लगभग 5 साल से रह रहे हैं। पुलिस के अनुसार ये आरोपी कलाकार के रूप में काम करते थे और वैध दस्तावेजों के बिना यहां रह रहे थे। इन आरोपियों ने अपने नाम, पहचान और कुछ मामलों में अपना लिंग भी बदल लिया था, जिससे वे अन्य नागरिकों से अलग दिखते थे। शिवाजी नगर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रफीक नगर इलाके में जाल बिछाकर 8 ट्रांसजेंडर बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। पुलिस जांच में सामने आया कि इन सभी ने बांग्लादेश सीमा से अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया था। मुंबई के शिवाजी नगर पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी वेश्यावृत्ति, धोखाधड़ी और ग्राहकों को ठगने और लूटने के मामले में भी शामिल थे। मुंबई में ये पहली बार हुआ है जब ट्रांसजेंडर के रूप में रहने वाले बांग्लादेशी नागरिकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जांच में पाया कि ये सभी पुरुष हैं और अपनी पहचान छुपाने के लिए ट्रांसजेंडर बनकर रह रहे थे। वैध घुसपैठियों की तलाश भी बनी हुई है। स्पेशल टीम दरअसल 26 मार्च को मुंबई की शिवाजी नगर और आरसीएफ थाने की संयुक्त टीम ने मुंबई के गोवंडी और चेंबूर इलाकों में अभियान चलाकर अवैध रूप से रह रहे 17 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया था। इनमें से 5 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस ने अवैध घुसपैठियों की तलाश के लिए विशेष टीमों का गठन किया है। हर टीम को एक निश्चित क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है, जहां उन्होंने गहन जांच पड़ताल कर अवैध रूप से भारत में रह रहे इन बांग्लादेशियों को गिरफ्तार कर लिया था। माननीय सीपी सर, स्पेशल सीपी सर, जॉइंट सीपी एलानो सर और एडिशनल सीपी स्टेजन सर के निर्देश के अनुसार कल 8 जो बांग्लादेशी है उनके ऊपर कार्रवाई की गई है, जिसमें पुलिस को जानकारी मिली थी कि शिवाजी नगर के रफीक नगर एरिया में अवैध रूप से लास्ट 5 साल से यहाँ पे रह रहे थे। उनके छानबीन करने के बाद उनका इंट्रोगेशन किया गया और उसमें उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। उससे पता चला कि वो बांग्लादेशी है। उसी के तहत उनके ऊपर गुना दाखिल किया हुआ है। और आवाज समाचार में यहाँ लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आईपीएल 2025 के लिए अलग अलग शहरों में ओपनिंग सेरेमनी का सिलसिला जारी है। हाल ही में अपडेट सामने आया था कि मीका सिंह 1 अप्रैल को एकाना स्टेडियम में परफॉर्मेंस देने वाले हैं। वहीं अब खबर है कि 30 मार्च को बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान गुवाहाटी में लाइव परफॉर्मेंस देंगी। बता दें कि आईपीएल 2025 में 30 मार्च को चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मैच खेला जाएगा। और अब बात करते हैं ऋतिक रोशन की। फैंस के 12 साल के इंतजार के बाद क्रिश 4 की आधिकारिक घोषणा हो गई है। ऋतिक रोशन के फैंस के लिए ये एक बहुत बड़ी सरप्राइज होगी। राकेश रोशन ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दी। ऋतिक रोशन फिल्म में 2 अलग अलग भूमिका अदा करेंगे। राकेश रोशन ने यशराज के साथ मिलकर इस फिल्म को बनाने के लिए हरी झंडी दे दी है। क्रिश फ्रेंचाइजी की सफलता के बाद ऋतिक रोशन को बॉलीवुड के सुपर हीरो के रूप में जाना जाता है।
क्रिश 3 के बाद फैंस क्रिश 4 का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब फैंस का इंतजार खत्म हो गया है और क्रिश 4 की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। और अब बात करते हैं सोनाक्षी सिन्हा की। सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी अपकमिंग तेलुगु मूवी जटाधारा का दूसरा शेड्यूल भी पूरा कर लिया है। सोनाक्षी सिन्हा ने खुद ये जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने फिल्म जटाधारा का दूसरा शेड्यूल कंप्लीट कर लिया है। ये घोषणा एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से की। सोनाक्षी सिन्हा ने लिखा, जटाधारा का दूसरा पावर पैक दूसरा शेड्यूल पूरा कर लिया है। तीसरे शेड्यूल के लिए और अंतिम शेड्यूल के लिए इंतजार है। वेंकट कल्याण के निर्देशन में बन रही सोनाक्षी सिन्हा की जटाधारा में साउथ एक्टर सुधीर बाबू अहम रोल में नजर आएंगे। फिल्म का निर्माण जी स्टूडियोज के तहत किया जा रहा है। इस मूवी में सोनाक्षी सिन्हा और सुधीर बाबू की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री देखने के लिए हर कोई बेताब है। सोनाक्षी सिन्हा को बीते साल रिलीज हुई फिल्म हीरा मंडी में उनके रोल के लिए खूब तारीफ मिली थी। और फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।